आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती बंजी में स्वागत है। और वर्णमाला का आज लेक्चर 3 पढ़ेंगे, जो कि काफी बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त तरीके से। और अभी तक मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपको केवल स्वर के बारे में जानकारी दी, कौन सा कहाँ पे किस तरीके से कौन सी संख्या है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, इस तरीके से बहुत सारी बातें आपको बताने का मैंने प्रयास किया। और शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में भी आई होगी। लेकिन अब आगे की जो प्रोसेस है, आगे की जो वर्णमाला का क्लास है, वो पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन। सबसे पहले तो जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को दिल से धन्यवाद, और थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ही कि भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता है, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे हम लोग व्यंजन के बारे में। इस व्यंजन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस व्यंजन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। सबसे पहले तो आप जानिए कि व्यंजन की अगर मैं बात करूंगा तो व्यंजन जो कहानी है, कि अगर मैं बात करूं कि व्यंजन होता क्या है, तो जिसे बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े, स्वर की सहायता लेनी पड़े तो उसे व्यंजन कहते हैं, तो उसे व्यंजन कहते हैं। किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? स्वर की। इतना याद रखें, ठीक है। कोई पूछे व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन जिसे बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। कैसे? थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, नोट के तौर पे आप याद रखिएगा। जैसे हम बोलते हैं क, ए बाबू कोनों में ले जाके कहेला कि ओ, अब देखो ये हलंत लग गया, तो यानी कि ये आधा हो गया, और ये जो हो गया स्वर हो गया। यानी कि एक सवाल और बनता है कि व्यंजन अपने आप में आधा होता है, व्यंजन अपने आप में आधा होता है। एक बात और क्लियर होता है, एक बात और क्लियर होता है आपका, कि अगर आपसे पूछे कि व्यंजन कितना या मूलतः, तो आप बताएंगे 33। कितना? 33। क त न 3 गो बा, म ल त 3 गो बा, तो 3 गो कितना हो गया? 33। लेकिन अगर यही पूछी कि कुल, तो आपका जवाब होगा 41। कुल अगर जवाब होगा तो जवाब बताएंगे आप 41। कितना बताएंगे? 41 बताएंगे। एक बात याद रखिएगा, नोट कीजिएगा इस टॉपिक को कि क्या है व्यंजन। कोई पूछे तो हम कह सकते हैं कि जिसे बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े तो उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन अपने आप में आधा होता है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। और व्यंजन कितना या मूलतः पूछेगा तो 33 बताएंगे, जब कुल पूछेगा तो 41 बताएंगे। एक बात और याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे इस टॉपिक के बात करेगा, अगर इस टॉपिक पे अगर आपसे इसी टॉपिक पे बात करते हुए अगर ये बोले कि व्यंजन कितने प्रकार का होता है, या मुख्य रूप से अगर पूछेगा, आपका जवाब होगा 3। पहला होगा स्पर्श व्यंजन, दूसरा होगा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा होगा ऊष्म व्यंजन। अगर आपसे पूछेगा कि व्यंजन कुल कितने प्रकार का होगा, कुल कितने प्रकार का होगा, आपको याद रखना है 6 प्रकार। ठीक है, पहला स्पर्श, दूसरा अंतःस्थ, तीसरा ऊष्म, चौथा द्विगुण, पांचवा संयुक्त,
संयुक्त, छठवा गृहीत, छठवा गृहीत। ये 6 चीजें आप जानेंगे। पहला आप जानेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है भैया 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। उष्ण व्यंजनों की भी संख्या होती है 4। द्विगुण व्यंजनों की संख्या होती है 2। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4 और गृहीत व्यंजनों की संख्या होती है 2। तो जब अगर कितने की बात करेगा ना, तो कितने की बात करेगा तो यही 25 4 29 4 को जोड़ेंगे तो ये होता है 33। और जब कुल पूछेगा तो इस 33 और ये 2 35, 35 4 39 और 39 2 41, ये टोटल हो जाता है आपका 41। तो जब भी कितने की बात करेगा ना तो हम 33 बताते हैं, कुल पूछेगा तो 41 बताते हैं। अगर आपसे पूछेगा व्यंजन कितने प्रकार का, ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है तो 3 होता है। यही पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण या संघर्षी व्यंजन। कोई पूछेगा व्यंजन कुल कितने प्रकार के होते हैं तो 6 प्रकार के। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और गृहीत। इसी को आगत, इसी को अरबी फारसी, इसी को देशज व्यंजन के नाम से जानते हैं। चर्चा करेंगे इस पे, फिर ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं। अगर आई है तो ठीक है, नहीं आई है तो एक बार जरूर ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। सबसे पहले बात किया जाएगा भाई स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श व्यंजन, इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को उदित व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? उदित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आप लिख लीजिएगा, समझिए हमारी बात को। स्पर्श का मतलब होता है छूना। फिल्मिया में देखा लोग हीरोइनिया कह सके प्लीज डोंट टच माय बॉडी, ये कहा मतलब टच करना होता है, यानी कि छूने की बात होती है। तो अब आप कहेंगे अरे यार तो आप फिल्मिया में वो छुअत रहल देहिया तो कहते कि प्लीज डोंट टच माय बॉडी, एहू में छुई का, एहू में छुई, पूरा छुई, पूरा भीतर ले छू के निकली। ठीक, स्पर्श व्यंजन का मतलब कहानी, इसको वर्गीय, इसको उदित व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की कहानी ये होती है भैया कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, अब लिख सकते हैं मेरी बातों को, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो भी ध्वनिया या आवाज निकलती है वह जिह्वा के द्वारा, जीभ के द्वारा किसी न किसी भाग को छू करके, स्पर्श करके निकलती है, तो उसी को स्पर्श व्यंजन, उसी को वर्गीय व्यंजन, उसी को उदित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। एक बार हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। स्पर्श का मतलब छूना है, कोई आवाज बोलेंगे, जिह्वा के द्वारा मुख के अंदर किसी न किसी भाग को छू करके, स्पर्श करके निकलेगी, वही आपकी स्पर्श व्यंजन। चर्चा करेंगे स्पर्श व्यंजन। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की अगर आपसे संख्या पूछे, स्पर्श व्यंजनों की अगर आपसे संख्या पूछेगा ना भैया, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है यार, केवल बताना है 25, केवल बताना है भैया 25। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन अगर आपसे पूछे कि कितने प्रकार का होता है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार का होता है, अरे तो बाबू ना आओ देखना है ना ताओ देखना है, 5 के पास चले जाना है। ठीक ना, पहले चलत रहे 2 रुपया हो, अब चलो 5 रुपया हो, 5 रुपया सुने ना, 2 रुपया के मार्केट डाउन हो गया है। पांचवा देखो, पहला तुम लोग पढ़ोगे, पहला पढ़ोगे क वर्ग, पहला क वर्ग, दूसरा तुम पढ़ोगे च वर्ग, तीसरा पढ़ोगे ट वर्ग, चौथा पढ़ोगे त वर्ग, पांचवा पढ़ोगे प वर्ग। एक बात थोड़ा सा याद रखना, एक बात याद रखना, क वर्ग माने इसको एक साथ बोल सकते हैं क च ट प, क च ट त प। यही का संस्कृत में बोला जाला कुवर्ग, चुवर्ग, टुवर्ग, तुवर्ग, पुवर्ग। इसको बोलते हैं कुचुट तु पु। क्या बोलते हैं? कुचुट तु पु। कब जब संस्कृत की बात होगी तो क वर्ग में ना बाबू, क वर्ग में देखो, क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग आता है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं च ड ड ड ड ड तो अड़, ठीक, तो थ द द न, प म, ये आता है। आप देखिए, अभी बात वही कि सर्च करने क्या होता है, ये होमवर्क है तुम लोग का। देखो, इसको ना याद रखिएगा, इसको ना भाई इसको ना
नासिके बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, अनुनासिक भी कहा जाता है। ठीक, तो सवाल पूछा जा रहा था कि प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, पंचमाक्षर माने पंचम धनाक्षर, पंचम माने पांचवा अक्षर, क ख ग घ अंग पांचवा, च छ ज झ इ पांचवा, ट ठ ड ढ अ पांचवा, त थ द ध न पांचवा, प फ ब भ म पांचवा। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर का उच्चारण नासिक के नाक से बोलेंगे, अंग बोलेंगे, इया बोलेंगे, न बोलेंगे, म। तो ये नासिक के इसी को अनुस्वार, इसी को अनुस्वार के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो ये नासिक के अनुस्वार है। अब देखो कवर को है क्या, जब बोलोगे ना क, टानी के बोले पड़ी है, जैसे बोलोगे क एकदम जैसे आई कंठ से, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, जिसको कंठस्थ भी कहते हैं। बोलोगे च ना, तो गप देने जीविया ऊपर सट जी तरुइया में ऊपर होता है यहाँ। बोलोगे ना च, तो गप देने तालु से आएगा, इसको बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं, तालु। बिहार में लगा था क्या, नहीं है लालू। ठीक ना, ऐसे कि बिहार की जनता होगी बे चालू। ठीक, आप बोले जी ट, ट बोले जी तो दांत के पीछे को उभरा भाग है जा। बोले जी ट, एक बोले जी मुर्दा, मुर्गा ना मुर्दा बोले जी, क्या बोले जी, मुर्दा। ठीक है, के बोले जी तो बुझाई कि दांत तुर के भरिया दे है ये सब एकदम तो एकदम सटत है, एक कौन जाला दम। है के बोलो प, तो डायरेक्ट ओष्ठ से आवत है, एक बोलो जाला ओष्ठ। क्या बोलो जाला ओष्ठ। ठीक ना, जैसे छोट लड़का ना बाबू, जब छोट लड़का हालांकि धरती पाइले 2-3 महीना के, तो जब सब लोग हंसा था बोला था, तो वो चाहे कि हम बोली, तो लड़का खोलेला तो जवाब आवेला, और होठवा जब खुली तो बस आई प, जैसे कि जीविया हिली डुली ना आई प, तो लोग कही कि अरे बबुआ पापा कहते हैं। जब टोला में घूमी आदमी तो कही कि अरे फलाना तो लड़का का नाम मत पूछ बुढ़वा, लड़का तो पापा कहते हैं। ठीक ना, वो होठवा खुला रहता बोलना से। देखोगे कि 5 साल के लड़कों की जो फ्रीक्वेंसी होती है बोलने का, वो भी अभी अच्छा नहीं होता। बोलते ताहो तो तीत बालो, तीत बा। ठीक, यानी कि साफ सुथरा अभी नहीं बोल पाते हैं, ये इसी का देन होता है। ठीक है, अब इसको हम एक शब्द में याद कर सकते हैं, केटीएम दो, केटीएम दो याद कर सकते हैं, जिसको आप कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ बोल सकते हैं। जैसे पूछ देता है ग, किस ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ग देखो किस में आता है, क में, तो क को याद रखिए केटीएम यानी कि कंठ। इस तरीके से आप स्टार्ट कर पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। शायद हमारी बात एक लाइन और थोड़ा सा आप जान लीजिए, एक लाइन और आप जान लीजिएगा, वो चीजें हैं बड़ा बेहतरीन लाजवाब तरीके से। अगर आपसे कोई पूछेगा, ठीक ना, कि चलिए यहाँ देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी क्या होता है, मैंने छू करके भी निकलेगा और उसको बोलने में संघर्ष भी होगा। तो देखो वर्ग की अगर बात करेंगे तो छ वर्ग आएगा, लेकिन अगर अक्षर की बात आएगी तो च आता है, छ आता है, ज आता है और झ आता है। बस केवल यही आपको चीजें देखने को मिलेगी, बस केवल च, छ, ज और झ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो उसके बाद अगर एक सवाल आपसे बहुत बार पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछे कोई कि मूल रूप से स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है, 16। कितना, 16। कैसे, अरे टोटल स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, इसमें से पहले तो तुम नासिक के वर्ण को घटाओ। नासिक के वर्ण में क्या आता है भाई, 5 होता है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। इसको घटाओगे तो तुम्हारा आएगा कितना, 20 है। ठीक है, अब 20 में से ये 4 स्पर्श वालों को घटाओगे, 4 स्पर्श संघर्ष ये वाले को घटाओगे तो तुम्हारा आएगा 16। यही मूल रूप से होता है। मूल रूप से अगर आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या मूल रूप से कितनी होगी, तो 16 होगी। ठीक है, तो अगला देखेंगे, अगला जो है दूसरा, जिसका नाम होगा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, ये देखो एक बात याद रखो, इसको
आप पढ़ सकते हैं स्पर्श, बहुत बार पूछा हुआ इसलिए लिख रहा है, स्पर्श और संघर्षशील या उष्ण संघर्षशील, स्पर्शशील संघर्षशील या आपसे उष्ण व्यंजन के मध्यवर्तीय ध्वनि को, मध्यवर्तीय ध्वनि को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा। यह स्पर्श और संघर्षी या उष्ण व्यंजन के मध्यवर्तीय, मतलब इन दोनों के बीच में होना, ठीक ना, मध्यवर्तीय ध्वनि को हम क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। ये 2018 का यूपी SSSC वीडियो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप पीटी के लिए तैयार हो जाइए, फॉर्म ऑनलाइन करा लीजिए आप लोग, ठीक है, जिससे कि अगर पीटी में आप अच्छे नंबर से पास होंगे तो आप यूपी SSSC की जितनी वैकेंसी आएंगी वीडियो का चाहे लेखपाल का, तो आप अवेलेबल हो सकते हैं, डालेंगे। और अच्छा भी है कि ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी, बस केवल 5 गुना आपका फॉर्म गिरेगा। अगर 100 फॉर्म भर्ती आई है तो केवल आपको इसका 5 गुना लिया जाएगा, यानी कि 500 लोग केवल भर्ती में बैठेंगे। अब भर्ती में एक पे फार्म भरते समय 5 लोग हैं, एक सीट पे कितने, 5 लोग। तो भाई ये तो केवल पीटी वाले हैं ना, केवल पीटी वाले हैं। अब आपको इस पे नंबर लाना है, अब हम इस पे ज्यादा मेरिट भी नहीं बनती है, इसलिए कि अभी पेपर फार्म डाला गया है, केवल फार्म डाला गया है एक सीट पे 5 लोगों का। तो आप खुद ही 4 गुना 5 गुना लेता है। पीटी वाले बच्चों को पास हो जाएंगे तो लेखपाल और वीडियो में 5 गुना या 4 गुना लेगा आपसे, तो 4 गुना 5 गुना लेगा, तो बिना परीक्षा का 4 गुना 5 गुना है। परीक्षा देंगे तो जरूरी थोड़ा है कि वो 5 गुना होगा, बहुत होगा तो दो गुने लोग होंगे पास होंगे। सपोज दैट 2 गुने हो तो 2 गुने पास होंगे, यानी कि एक सीट पे 2 लोग होंगे, फिर उसमें मेरिट बनेगी, मेरिट बनेगी, बेहतर होगा। तो अरे आपका मान लेते हैं 1 गुना, तो ऐसे भी लोग होंगे कि जो कि एकदम डाउन होंगे, तो मान लेते हैं 1 पे 4 सीट बना, उस पर अब थोड़ा सा मेरिट हल्का फुल्का इधर उधर होगा, लेकिन ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप पीटी का भी तैयारी करिए। हिंदी आपका जैसे मेरा शुरू का वीडियो में आपने, जब मैं वर्णमाला का पहला लेक्चर पढ़ा हूं तो उसमें बताया हूं कि हिंदी का प्रोसेस क्या है और किस तरीके से हिंदी का, और कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है, उसमें। चलिए आगे देखिएगा। अगर पूछेगा अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछेगा इनकी संख्या, तो इनकी संख्या आप जानिए कितनी होती है, 4। कौन, य, र, ल और होता है वो, ठीक है। सवाल है कि यार बड़ा लाजवाब होता है, पूछेगा प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, कोई पूछे प्रयत्न के आधार पर अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 3 प्रकार के होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पहला आप जानिएगा अर्धस्वर, दूसरा जानिएगा लुंठित, इसी लुंठित को प्रकंपित भी कहा जाता है, और एक आप जान लीजिएगा तीसरा नंबर पे पार्श्विक। क्या होता है भाई, पार्श्विक होता है, ये याद रखिएगा, जिसमें अर्धस्वर में आपका य और वो आता है, लुंठित में ल नहीं आएगा, इसलिए कि ल से आप याद रखिएगा र, और बाकी ल याद रखना है। मैंने र वाला में ल बोलना है, ल वाला में र बोलना है। जैसे लुंठित है ना, तो लुंठित में आपको केवल क्या बोलना है, लुंठित में केवल आपको ल नहीं बोलना है, आपको र बोलना है। और पार्श्विक में र आ रहा है ना, तो आपको ल बोलना है। और यहाँ देखेंगे वो आ रहा है अर्धस्वर में, तो य वाला होगा। तो सवाल यही पूछा जाता है कि बताइए प्रयत्न के आधार पर ल कौन सा वर्ण है, तो आपका है पार्श्विक। प्रयत्न के आधार पर यह कौन सा व्यंजन है, तो अर्धस्वर है। प्रयत्न के आधार पर कौन सा वर्ण है, तो लुंठित है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको छाप लीजिए।
अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। छोटू बुझाता है? अनुज चलिए अच्छी बात है। बुझिया समझ आ रहा नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कोनों में मिलो बताएंगे। चलिए ये बताइए समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। उष्मा व्यंजन, इसको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, संघर्षी व्यंजन। इसमें होता क्या है कि जब आप उच्चारण करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा के द्वारा रगड़ खाते हुए कुछ उष्मा निकलता है, कुछ गर्म हवा निकलेगा, उसी को हम उष्म व्यंजन, उसी को हम उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे एक बार बोलेंगे ना, ऐसे जब बोलेंगे क तो थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल टाइप के आएगा, बोलेंगे क। लेकिन जब बोलेंगे ना, जब आप बोलेंगे ना कि स, थोड़ा सा गर्म निकलेगा। अभी ना कि रजाई में, ठंडी के दिन में रजाई में ओढ़ के और पूरा एकदम ओढ़ के ओकरा बाद बोला कि तल भी समुदाय से दांती स, तो पता चली कि बाबा तो मोगरा उठा के हुमच दिए, तो फिर बाद में कहिए कि ऐसा बात है कि सर जी कहले रहा कि थोड़ा सा रजाई वजाई में ओढ़ के ताल भी समुदाय से बोल लो तो गर्मी गर्मी ना। अभी ना कि पूरा ली माचिस ना कहे कि तला भी समुदाय से धले धरी ना महसूस के वक्त किया जाएगा, ठीक है। इनकी संख्या होती है 4, इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन? एक होता है तालव्य, एक होता है मूर्धन्य, एक होता है दंतव्य, एक होता है हा। इसको जो होता है तालव्य से बोलते हैं ना, यानी कि इसका उच्चारण स्थान तालु से। इसको मूर्धानी से है ना, इसका होता है मूर्धा, ठीक है। इसको दंतव्य से बोलते हैं ना, तो दंत होता है। और ये ह ना टान के बोले पड़ेगा, तो इसलिए इसको कंठ होता है ह को। एक बात याद रखिएगा, जो ह है, इस ह को हम काकल वर्ण कहते हैं, इस ह को हम काकल्य वर्ण कहते हैं, इस ह को हम शहीद व्यंजन कहते हैं, शहीद व्यंजन कहते हैं। इतने नाम। सबसे फेमस इसमें क्वेश्चन है काकल्य, पूछा जाएगा काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं, तो किसको बोलते हैं, ह को बोलते हैं। अगला टॉपिक देखेंगे, चौथा जो होगा वो होगा द्विगुण व्यंजन। कौन सा? द्विगुण। इसको उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छिष्ट, ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, ठीक। इसी को फेंका हुआ वर्ण कहते हैं, उच्छिष्ट। इसी को फेंका हुआ वर्ण कहते हैं। इसी को गौड़ व्यंजन कहते हैं। इसी को ताड़न जात कहते हैं, ताड़न जात। इसी को तुर्की वर्ण कहते हैं, तुर्की वर्ण कहते हैं, ठीक है। इसमें गौड़ व्यंजन, ताड़न जात, ठीक है, और उच्छिष्ट व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। एक ड वाला अण और एक ढ वाला। जैसे द्विगुण का मतलब होता है जिसमें 2 गुण। एक इसको देखेंगे तो ड, और एक देखेंगे तो लड़का। ड का भी काम किया, अण का भी। ये कहेंगे ढोढ़ावा, क्या कहेंगे? ढोढ़ावा। ये एक ढ का भी काम किया और एक अण का भी काम किया। तो इसमें आपको 2 गुण दिख रहे हैं। तो 2 गुण की कहानी है कि जिसमें 2 व्यंजन दिखेंगे ना, उसको द्विगुण व्यंजन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। 2 गुण हो रहा है। एक बात याद रखिए, आप समझ लीजिएगा कि द्विगुण व्यंजन से किसी शब्द का शुरुआत नहीं होता है। द्विगुण व्यंजन से किसी शब्द का शुरुआत नहीं होता। आप ये बात समझ लीजिएगा। आप कह सकते हैं कि द्विगुण व्यंजन माने ड वाला, ये ड वाला अण से किसी शब्द का शुरुआत नहीं होता है,
आप देख सकते होंगे कि किसी भी शब्द का शुरुआत आप देखेंगे कि ये वाला ड वाला ण और ढ वाला ण से नहीं होता है। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर बेहतर तरीके से समझ में आ रही तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा संयुक्त व्यंजन। लेक्चर हम अगले में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा संयुक्त व्यंजन। तो शायद हमारी बातें, हमारी टॉपिक आपको बेहतरीन समझ में आई होगी बेहतरीन तरीके से। तो तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि कमेंट करिए। और बेहतर लगा हो तो एक दूसरे से इसके बारे में, इस क्लास के बारे में जिसका नाम है शून्य से, हिंदी का शून्य से शिखर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से। धन्यवाद।